हाँ भाई बच्चों, जरा बताना ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ भाई बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है। नमस्ते बेटे, नमस्ते नमस्ते। क्या हाल चाल है सब बच्चों के? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ऑल क्लियर, सब ठीक है सर। गुड, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, सब क्लियर भी होना चाहिए। गुड मॉर्निंग। चलो मैं एक बात बता देता हूँ, देखो आज मौसम बहुत खराब है, ठीक है। बाहर बहुत बारिश और आंधी के चांसेस हैं। तो यदि 1-2 सेकंड के लिए आपका बफरिंग होने लगे तो आप परेशान ना होना, क्योंकि जब लाइट जाती है ना, तो लाइट जाती है तो बैकअप ऑन होता है। तो लाइट जाने और बैकअप ऑन होने के बीच में 30 से 40 सेकंड लगते हैं। तो 30 से 40 सेकंड के लिए नेट बंद हो जाता है। अब वो नेट आने में कम से कम 60 से 90 सेकंड लगते हैं, 1 से 1.5 मिनट। तब तक हो सकता है बफर हो। तो ध्यान रखना, क्लास एंड नहीं होगी, क्लास उसी जगह से चालू होगी, परेशान मत होइएगा। ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब लाइट चली जाएगी तब बताऊंगा तो बता ही नहीं पाऊंगा, है कि नहीं। और चांसेस है क्योंकि बहुत ज्यादा आंधी तूफान का मौसम बना हुआ है, बादल एकदम काले काले हैं। आप लोग बताइए, आप लोगों के इधर मौसम कैसा है? आप लोगों के इधर कैसा है? हम्म आप लोगों की इधर मस्त है, धूप है? धूप नहीं है यहाँ। यहाँ तो भाई बारिश का मौसम बना हुआ है, हवा तेज हो चुकी है, काले बादल आ गए हैं। अच्छा बारिश, हाँ नहीं बेटा, यहाँ धूप नहीं है। दिल्ली दिल्ली एनसीआर में धूप नहीं है। हम्म हाँ बारिश जैसा है, उत्तराखंड में बारिश हो रही है। हाँ यार। कौन कौन बच्चा उत्तराखंड से है? कौन कौन सा बच्चा उत्तराखंड से है? हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है। कुमार नवीन, अच्छा कुमार नवीन आप हिमाचल से हो, ठीक है। अच्छे, हाँ। देहरादून, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश से हूँ। अच्छा, गुड। भुवनेश्वर महाराष्ट्र, असम, लखनऊ पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी यूपी, पटना वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, अरे राजस्थान इंदौर, अरे भाई छत्तीसगढ़, ठीक है, गाजियाबाद कर्नाटक, झारखंड, सिद्धनाथ, न्यू दिल्ली ऑफ बिहार। हाँ बहुत सारे बच्चे हर जगह से, इंडिया के हर कोने से। इंडिया से बाहर का कोई बच्चा है? इंडिया से बाहर, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कनाडा, यूएस, कानपुर। अबे इंडिया से बाहर का कह रहा हूँ तो कह रहा है कानपुर का। अफगानिस्तान से, अच्छा एक अफगानिस्तान से। युगांडा, युगांडा से तो कोई नहीं होगा। अच्छा दुबई से है। हम्म हम्म, सऊदी से है, अच्छा। यूथोपिया से, बट ऑस्ट्रेलिया। ओके, चल अब तो मजे ले रहे हैं हम लोग। अब मजे ले रहे हैं। इतनी जगह से थोड़ी हो सकते हैं, इतनी जगह से थोड़ी हो सकते हैं। हम्म चलो, अब बताओ आप लोग क्यूएसडी सीट करके आए हो? क्यूएसडी सीट करके आए हो सब लोग? क्यूएसडी सीट करके आए हो? क्यूएसडी सीट करके आए हो? यस यस करके आए हो। चलो फिर क्यूएसडी सीट करते, ठीक है। हाँ हाँ, क्यूएसडी सीट। इस बार क्यूएसडी सीट नाम रखा है, लास्ट ईयर कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट रखा था। अब सिर्फ क्यूएसडी सीट चलेगी हर एक में। चलो क्यूएसडी सीट करेंगे, फिर इसके बाद आज का लेक्चर चालू करेंगे। तो क्यूएसडी सीट है हमारी ये। चलिए क्यूएसडी सीट को खोलते हैं और क्यूएसडी सीट करते हैं, फिर आज का लेक्चर चालू करते हैं। फिर आज का लेक्चर चालू करते हैं। हम्म फिर आज का लेक्चर चालू करते हैं। हाँ ये देखो, क्यूएसडी सीट नंबर 1। क्यूएसडी सीट नंबर 1 क्या है? ये पहला क्वेश्चन। सारे बच्चे आंसर बताएं यदि करके आए हैं तो। क्यूएसडी सीट नंबर 1 का आंसर 10 ग्राम ईच ग्लूकोज, कॉमन सॉल्ट,
इथाइल अल्कोहल dissolve in 45 ग्राम वाटर, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज ए बाइनरी सोल्यूशन। क्या ये बाइनरी सोल्यूशन है? नहीं, एक से ज्यादा कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट वाटर हो गया। चार कंपोनेंट है, चार कंपोनेंट है तो बाइनरी सोल्यूशन नहीं है। बाइनरी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक का नाम सॉल्यूट, एक का नाम सॉल्वेंट, है ना। तो ये बाइनरी सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, वाटर इज ए सॉल्वेंट। अब आप बताओ, वाटर सॉल्वेंट होगा? यस, वाटर सॉल्वेंट होगा। क्यों? ग्लूकोज को पानी में डालोगे, पानी का अमाउंट देखो सबसे ज्यादा है, और सॉल्यूशन पानी जैसा दिखेगा भी, है ना। तो वाटर सॉल्वेंट होगा। वाटर और इथाइल अल्कोहल दोनों सॉल्वेंट होंगे? नहीं, सॉल्वेंट हमेशा एक होता है, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, सॉल्वेंट हमेशा एक होता है। ओनली इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट? नो, सिर्फ वाटर सॉल्वेंट होगा, इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट नहीं होगा। और इथाइल अल्कोहल और वाटर दोनों सॉल्वेंट नहीं होंगे, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक होता है, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब ये बताओ, फॉग एंड स्मोक इज एग्जांपल ऑफ, ये क्वेश्चन अच्छा है। फॉग क्या होता है, स्मोक क्या होता है, इसमें डिफरेंस समझते हो? देखो, फॉग क्या होता है, देखो डस्ट पार्टिकल में, डस्ट पार्टिकल में मतलब गैस में, गैस के ऊपर पानी की बूंदे आ जाएं तो फॉग है। गैस के ऊपर पानी की बूंदे आ जाए, ये देखो, ये फॉग है, ये फॉग है। इसको फॉग कहते हैं, इसको फॉग कहते हैं कि गैस के ऊपर पानी की बूंदे आ जाए तो फॉग है। स्मोक क्या होता है? स्मोक जो होता है जब गैस के ऊपर सॉलिड पार्टिकल आ जाए, सॉलिड पार्टिकल आ जाए, ये सॉलिड पार्टिकल है जिसको आप लोग पॉल्यूशन बोलते हो, जिसको आप लोग पॉल्यूशन बोलते हो, वो स्मोक है। जो होता है ना कि पॉल्यूशन आ गया, जो बिल्कुल ड्राई तरह की धुंध दिखती है सड़कों पे, ड्राई तरह की धुंध दिखती है सड़कों पे सर्दियों में, वो स्मोक है। जो आंखों में ईचिंग करती है, वो स्मोक है, वो स्मोक है। तो फॉग क्या है? गैस सॉल्यूशन है? नहीं। स्मोक क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन है? नहीं। अब सॉल्यूशन कौन सा है? तो गैस के ऊपर वाटर की बूंदे हैं, तो गैस के ऊपर वाटर की बूंदे हैं तो ये गैसियस सॉल्यूशन है। गैस के ऊपर वाटर की बूंदे हैं, है ना, तो ये क्या है? गैसियस सॉल्यूशन है। गैस के ऊपर वाटर की बूंदे हैं, तो गैस के ऊपर वाटर की बूंदे हैं तो ये गैसियस सॉल्यूशन है। कौन? स्मोक। और गैस के ऊपर, सॉरी, फॉग, और गैस के ऊपर सॉलिड की बूंदे हैं, इसलिए स्मोक भी क्या है? गैस सॉल्यूशन है। स्मोक भी क्या है? गैस सॉल्यूशन है। तो दोनों के दोनों गैस सॉल्यूशन के एग्जांपल है। स्मोक और वाटर दोनों गैस सॉल्यूशन के एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि गैस के ऊपर वाटर की बूंदे हैं, गैस के ऊपर सॉलिड की बूंदे हैं। तो ये ऐसा है, गैस, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस स्मोक होता है, फॉग होता है। और सॉलिड इन गैस स्मोक होता है। ये देखो, स्मोक होता है। तो ये चीज है। अब मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड। अब देखो यार, कॉपर क्या है? सॉलिड। गोल्ड क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व किया गया है, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन होगा। तो ये कैसा होगा? सॉलिड सॉल्यूशन। तो एक एक करके आप मैच कर लें, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन है। अच्छा, मरकरी डिसॉल्व इन सॉलिड, सोडियम। तो मरकरी क्या है? लिक्विड, मगर डिसॉल्व किस में हो रहा है? सॉलिड में। तो सॉल्वेंट कौन है? सॉलिड है। सॉल्वेंट कौन है? सॉलिड है। मरकरी को सोडियम में डाल रहे हो, तो मरकरी लिक्विड है, मगर सोडियम क्या है? सॉलिड। तो ये लिक्विड
और सॉलिड का सोल्यूशन है, मगर इसका नाम सॉलिड सोल्यूशन रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि सॉल्वेंट कौन है? सॉलिड। सॉल्वेंट कौन है? सॉलिड। कैम्फर डिसॉल्व इन गैस, तो ये गैस सोल्यूशन है, ये गैस सोल्यूशन है। फॉग, फॉग गैस सोल्यूशन है, फॉग गैस सोल्यूशन है। तो लिक्विड सोल्यूशन का कोई एग्जांपल ही नहीं है। ऐसा देखो आंसर कहां मैच है, ये मैच है। अच्छा ये भी मैच है। इनकरेक्ट मैच पूछा है क्या कि करेक्ट मैच पूछा है? इनकरेक्ट मैच पूछा है कि करेक्ट? इनकरेक्ट मैच पूछा है, करेक्ट मैच पूछा है। यार इसके आंसर तो दो आ रहे हैं बच्चों, इसके आंसर दो आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा है। ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। जिन्होंने ए टिक किया है उनको भी नंबर मिलेगा, जिन्होंने बी टिक किया है उनको भी नंबर मिलेगा, है ना? जिन्होंने ए टिक किया है उनको भी नंबर मिलेगा, जिन्होंने बी टिक किया है उनको भी नंबर मिलेगा, उनको भी नंबर मिलेगा। हाँ इसमें क्या है, दो क्वेश्चन बनाते समय दो आंसर टिक हो गए। अब इसको एक मैं चेंज कर देता हूं, जैसे आगे फ्यूचर में दिक्कत ना आए, तो यहां पे लिख देता हूं ए एंड बी बोथ, ए एंड बी करेक्ट। तो अब आंसर आप इसको टिक कर लो, ठीक है? मगर जिन्होंने ए टिक किया था उनका आंसर भी सही था, जिन्होंने बी टिक किया था उनका आंसर भी सही था, ठीक है? जिन्होंने ए टिक किया था उनका आंसर भी सही था, बी। अब ये जो मैंने दिया है ना, आप अच्छे से चेक करो, जो मैंने टेबल दी थी ना उसी से मैंने क्वेश्चन फॉर्म किया है। ये जो मैंने क्वेश्चन फॉर्म किया है टेबल से फॉर्म किया है। आपको मैंने कहा था कि एनसीईआरटी की टेबल है, इसको ध्यान रखना, उसी से ये क्वेश्चन फॉर्म किया है। आप चेक करना ये सारे एग्जाम्पल उसी के हैं, आप चेक करना ये सारे एग्जाम्पल उसी टेबल के हैं, मैंने वहां से ही ये क्वेश्चन बनाया था। अब वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल लिक्विड इज जीरो, ट्रू। नॉन वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा? जीरो। क्यों? जब वेपर बनेगी तभी तो वेपर का प्रेशर आएगा, जब वेपर ही नहीं बनी तो वेपर का प्रेशर कैसे आएगा? अच्छा, वेपर प्रेशर इज ए प्रेशर एक्सर्ट बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम, ये उसकी डिफिनीशन है, ये वेपर प्रेशर की डिफिनीशन है, ये भी ट्रू है। तो स्टेटमेंट वन भी ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू भी ट्रू है। क्यों? यदि नॉन वोलेटाइल लिक्विड है तो वो वेपर ही नहीं बनाएगा, तो जब वेपर नहीं बनाएगा तो वेपर का प्रेशर कैसे आएगा? और ये वेपर प्रेशर की डिफिनीशन लिखी है कि जब लिक्विड और उसकी वेपर में इक्विलिब्रियम आ जाती है, जब लिक्विड और उसकी वेपर में इक्विलिब्रियम आ जाती है, उस समय वेपर का जो प्रेशर होता है उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। लास्ट एंड फाइनल, सेलेक्ट द लिक्विड विच हैव जीरो वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। देखो वाटर क्या है? वोलेटाइल लिक्विड है, और वोलेटाइल लिक्विड का तो वेपर प्रेशर होगा। वाटर क्या है? वोलेटाइल लिक्विड है। अल्कोहल भी वोलेटाइल लिक्विड है। अब जो वोलेटाइल लिक्विड है उसका तो प्रेशर होगा। पेट्रोल भी वोलेटाइल लिक्विड है। अब मस्टर्ड ऑयल नॉन वोलेटाइल है, और नॉन वोलेटाइल है तो यार इसका तो वेपर प्रेशर आएगा ही नहीं ना, तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा? जीरो होगा। इसका वेपर प्रेशर कितना होगा? जीरो होगा, है कि नहीं? बताओ, क्योंकि नॉन वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना होता है? जीरो होता है। अब सारे बच्चे बताएं क्यूएसडी सीट में से किसके कितने सही हैं? देखो क्यूएसडी सीट में चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज देता हूं, जो पढ़ाता हूं उसी के क्वेश्चन देता हूं, तो सारे बच्चे क्यूएसडी सीट को बहुत ईमानदारी से करेंगे। बताओ भाई किसके कितने सही हैं? यस, 5 में से 5, 5 में से 5, 5 में से 3, 5 में से 4, 5 में से 4, 5 में से 5, 5 में से 3, 5 में से 3, 5 में से 5, 5 में से 5, 5 में से 4। यस, जल्दी जल्दी देते जाओ आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। देखो क्यूएसडी सीट दो तरह की है, इससे आपको क्या है, आपको पता चलता रहेगा किस किस तरह के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चन फॉर्म किए हैं इससे पेपर में क्वेश्चन नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। हो सकता है 5-7 साल में किसी दिन आ जाए,
मगर वो पेपर कौन सा है हम में से तुम में से किसी को नहीं पता है, क्योंकि मैं ज्योतिष नहीं हूं, मैं ज्योतिष नहीं हूं। तो इसलिए सब हर टॉपिक के क्वेश्चन करना जरूरी है। ये जितनी भी बुकें हैं मार्केट में, उन्होंने क्या है, हाईलाइटेड टॉपिक के तो क्वेश्चन खूब दे रखे हैं। जैसे राउल्स लॉ के खूब क्वेश्चन देंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के खूब क्वेश्चन देंगे, मगर छोटी छोटी हेडिंग के क्वेश्चन नहीं है। और पेपर में सब आता है, 5 साल में एक बार आता है। हाँ, वो 5वां साल आपका पेपर होगा ये कौन जानता है। सर क्वालिटी ठीक करा दो, किसकी बेटा? कैमरे की ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दीजिए। अच्छा यार, मुझे पूरा सेटअप ही चेंज कराना, मैं बोलूंगा यार, और कोई रास्ता है नहीं मेरे पास, मैं चेंज कराता हूं, है ना, सारा कुछ चेंज कराता हूं, टाइम लगेगा मगर मैं करा दूंगा। अब चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखो, लास्ट क्लास में मैंने ये पढ़ाया था, इसी जगह से मैं उठाऊंगा, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम लोग इसी जगह से उठाएंगे चीजों को, है ना, इसी जगह से मैं चीजों को उठाऊंगा। ठीक है, एक सेकंड बस रुक जाओ, पेज सेट कर दूं जैसे आपको दिक्कत ना हो। देखो लास्ट क्लास में मैंने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टार्ट किया था, तो सब लोग रेडी हो? इसी जगह से उठाता हूं। सर क्यूएसडी सीट कहां मिलेगी? बेटा क्यूएसडी सीट इसी लेक्चर, जैसे देखो आपने जिसको क्लिक करके लेक्चर देखा है, जिस जगह पे क्लिक करके लेक्चर देखा है ना, उसके ऊपर देखो लिखा होगा लिक्विड सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 1। उसके नीचे 3 बटन होंगे, एक में लिखा होगा लेक्चर नोट्स, एक में लिखा होगा प्ले करो तो वीडियो चलेगा। तो लेक्चर नोट्स में क्लिक करोगे तो लेक्चर नोट्स अपलोड हो जाएंगे, उसी लेक्चर नोट्स में क्यूएसडी सीट है। अब जैसे मैं पढ़ाऊंगा और सबसे लास्ट में क्यूएसडी सीट लिखूंगा, तो मैं बस ऐसे ही अपलोड कर दूंगा वहां पर। ठीक है, हाँ, लेक्चर नोट्स के साथ ही रहेगी क्यूएसडी सीट। लास्ट में जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि भाई लेक्चर नोट्स बच्चा कितना रखेगा, और मान लो उसको दोबारा क्यूएसडी सीट रिवाइज करनी है, तो जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है तो सारी क्यूएसडी सीट मैं एक पेज में कर देता हूं, और उसके नीचे सारी की सारी उसके सोल्यूशन कर देता हूं। जैसे देखो मोल कॉन्सेप्ट का मैंने करके डाला हुआ है टेलीग्राम पर, अब मैं उसको अपलोड भी करा दिया करूंगा इसमें भी, है ना। वैसे मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, अपने टेलीग्राम पे सारे बच्चे वहां पर हैं, सर्वेश दीक्षित सीएचडी ऑफिशियल टेलीग्राम पे। देखो मोल कॉन्सेप्ट का मैं दिखाता हूं, इससे क्या है कि बच्चे को रिवीजन करने में आसानी होगी। और बिस सोल्यूशन डालता हूं, 1 मिनट में देख लूं कहां है मेरा, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूं सब लोगों को। सर्वेश दीक्षित ऑफिशियल, एक है सर्वेश दीक्षित सीएचडी ऑफिशियल चैट, सर्वेश दीक्षित सीएचडी ऑफिशियल पे जाइएगा, चैट वाले पे नहीं। ये देखिए ये है, ठीक है, सर्वेश दीक्षित सीएचडी ऑफिशियल। अब इसमें देखो ये मैंने डाल रखा है, मैंने बच्चों को दिया था, 1 मिनट, पिन भी कर रखा है मैंने। ये देखो क्यूएसडी सीट। अब जब क्यूएसडी सीट में जाओगे ना, ओपन करोगे तो देखो क्या है, सारी क्यूएसडी सीट एक जगह पे डाल दी है, और उसके नीचे उसके आंसर की, ये देखो क्यूएसडी सीट नंबर 1 क्वेश्चन, फिर क्यूएसडी सीट नंबर 2, ऐसे करते करते सारी क्यूएसडी सीट एक जगह पे डाल दी, एक जगह पे पीपीटी बना दी है। मोल कॉन्सेप्ट मैंने शायद 17 क्यूएसडी सीट दी थी। अब उसके बाद उसके सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन है ना, आज जो मैंने देखो सोल्यूशन ही तो किए हैं, देखो क्यूएसडी सीट नंबर 6 के सोल्यूशन आज मैंने क्या किया है, सोल्यूशन ही तो किया है। तो एक साथ कर देता हूं, जैसे बच्चों को रिवीजन करने में आसान है, जैसे आप लोगों को रिवीजन करने में आसान है, ठीक है। हाँ, इतनी सीटें मैं आपको हर चैप्टर में दूंगा, आप लोग बिल्कुल परेशान हो, बस आप उनको रिवाइज रख सको। मैं परेशान इस बात से नहीं होता हूं कि चैप्टर चलता हुआ चैप्टर बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं, चलता हुआ चैप्टर में बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहा है कि नहीं, इसमें मैं परेशान नहीं होता हूं। क्यों? क्योंकि वो सब मैं खुद करा देता हूं।
मुझे पता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो 90% या 95% बच्चों को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। और यह भी मुझे पता है कि मैं कितने क्वेश्चन क्लास के अंदर ही करा देता हूं, मगर मुझे टेंशन होती है आज से 2 महीने बाद की, कि 2-3 महीने बाद इस चैप्टर को बच्चे ने कितना ध्यान रखा है, कितना रिवाइज किया है, क्योंकि सिलेक्शन उससे होता है। अभी का तो मुझे वो है कि हर बच्चे के दिमाग में सेट हो जाएगा, हर बच्चे को मैं समझा ले जाऊंगा, ठीक है। तो हर चैप्टर में आपको इतनी सीटें करनी है। देखो क्यूएसडी सीट करनी है, ठीक है, नीट पीवाईक्यू करना है, इसमें से बहुत सारी चीजें मैं भी कराऊंगा, नीट एडवांस बुक करनी है, और किसी में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, और जेई मेंस की सीट करनी है जो मैं देता हूं, चैप्टर वाइज मैं दूंगा आपको जेई मेंस की सीट। ये बस ऑर्डर है। देखो इसमें मैं ये तो मैं करा ही देता हूं, और ये हम लोग कर ही लेते हैं। इसमें 50 से 60 क्वेश्चन करने, इसमें 70-80 क्वेश्चन है, और इसमें 50 से 60 क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन मिलाओगे तो 200 के आसपास पहुंचेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं पहुंचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इतने क्वेश्चन दे दूं कि तुम कर ना पाओ, 200-250 क्वेश्चन पहुंचेंगे हर चैप्टर में। चलो अब पढ़ाते हैं, ठीक है। सर केमिस्ट्री है, ठीक है, ठीक है, अब पढ़ाया जाए। सब लोग रेडी हो? अब क्योंकि भाई पढ़ाते समय मैं ज्यादा कमेंट पे फोकस नहीं करता, जब क्वेश्चन पूछूंगा तब देखूंगा, या जब मैं समझा रहा हूं तब देखूंगा। अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं? हाँ चलो, अब गौर समझो। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब वोलेटाइल लिक्विड में लिक्विड और वेपर के बीच में जब इक्विलिब्रियम आ जाएगी, उस समय वेपर का जो प्रेशर होगा उसे हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बोलेंगे। वेपर का जो प्रेशर होगा उसे हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बोलेंगे। ये देखो मैंने डेफिनेशन लिखी, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। और ये इक्विलिब्रियम किसके बीच में बनती है? तो ये इक्विलिब्रियम बनती है लिक्विड और वेपर ऑफ लिक्विड के बीच में। ये देखो, ये इक्विलिब्रियम किसके बीच में बनती है? लिक्विड और वेपर ऑफ लिक्विड के बीच में। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, अब बताओ मुझे कि इस इक्विलिब्रियम का साइन कैसा होगा। ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? बताओ सारे लोग, ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? बताओ सारे लोग। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। तो बच्चों ने कहा सर क्यों होगा? ये बताओ, आपको क्या करना है? लिक्विड से वेपर में जाना है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। जब तक इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक नहीं करोगे तब तक मॉलिक्यूल वेपर फेज में नहीं जाएगा। और वेपर फेज का मतलब गैस फेज, इसका मतलब उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। तो इस अट्रैक्शन फोर्स को आपको ब्रेक करना होगा, इस अट्रैक्शन फोर्स को आपको ब्रेक करना होगा। और ब्रेक करने के लिए हमेशा क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। क्यों? अट्रैक्शन फोर्स कैसे ब्रेक होगा? बिना एनर्जी दिए तो नहीं होगा, ब्रेक करना होगा। तो आपको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। और यदि आपको एनर्जी देनी पड़ रही है तो इसका मतलब क्या है? यदि आपको एनर्जी देनी पड़ रही है इसका मतलब क्या है? प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तो क्या सारे बच्चे समझ रहे हैं कि यह प्रोसेस एंडोथर्मिक है? बेटा एनर्जी देनी पड़ रही है, क्यों? क्योंकि आप वाटर, देखो ये लिक्विड स्टेट है, अब लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाओगे, तो जब तक लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ब्रेक नहीं करोगे ये मॉलिक्यूल वेपर फेज में कैसे आएगा? वेपर तो गैस होता है, इसका मतलब इसके बीच में कोई फोर्स नहीं है। वेपर क्या होता है? गैस होता है। और वेपर जब गैस है तो इसका मतलब इसके बीच में कोई फोर्स नहीं है। तो जब इसके बीच में कोई फोर्स नहीं है तो पहले तो था लिक्विड स्टेट में तो फोर्स होता है ना यार। ये देखो लिक्विड स्टेट है, अब लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होता है, और ये वेपर स्टेट है।
वेपर स्टेट में मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स नहीं होता है। वेपर स्टेट का मतलब गैस स्टेट, गैस स्टेट। तो पहले फोर्स था, अब नहीं है, तो इसका मतलब ये फोर्स ब्रेक हुआ है ना। और जब ये फोर्स ब्रेक हुआ है तो एनर्जी दी होगी ना। अट्रैक्शन फोर्स अपने आप कैसे अलग हो जाएगा? जब तक कोई एनर्जी नहीं देगा तब तक कैसे ब्रेक हो जाएगा? इसका मतलब आपने एनर्जी दी है। सर अगर 50 ml वाटर है, 50 ml इथाइल अल्कोहल है, तो सॉल्वेंट क्या होगा? चित्रा, वाटर तब भी सॉल्वेंट होगा, वाटर तब भी सॉल्वेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट वाटर की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। वो लिक्विड स्टेट है, दोनों ही लिक्विड स्टेट है, दोनों ही लिक्विड स्टेट है। तो दोनों में किसी को भी सॉल्वेंट मान सकते हो, क्योंकि दोनों एक जैसे दिख रहे होंगे। वाटर भी सॉल्वेंट मान सकते हो, इथाइल अल्कोहल भी सॉल्वेंट मान सकते हो, यदि इक्वल है, 50-50 ml है। मगर इन जनरल हम वाटर को सॉल्वेंट मानेंगे। अच्छा, अब देखो बच्चों, तो आपने अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक किया है। अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक किया तो मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक हो गया और ये वेपर फॉर्म में आ गए। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है कि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा? अब ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, अब मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहता हूं। तो देखो, हम सबको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। होता है कि नहीं होता है? होता है। और इक्विलिब्रियम में प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड नहीं लिए जाते। प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड, उनको हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन में नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन यूनिट मानते हैं, है ना, नहीं लिखते हैं। प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड के कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम इक्वेशन में नहीं लिखे जाते। क्यों? क्योंकि हम उनके कंसंट्रेशन को यूनिट मान के चलते हैं। तो अब मुझे बताओ, चलो मैं फिर से लिख लेता हूं। अब मुझे बताओ, आपकी इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच में है? प्योर लिक्विड के बीच में है और उसकी वेपर के बीच में है। यही तो इक्विलिब्रियम है, वेपर के बीच में है। और ये कैसी है? एंडोथर्मिक है। यही बात है ना? हाँ। तो अब मैंने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू आया। गैस का कंसंट्रेशन किस फॉर्म में लिखते हैं? प्रेशर के फॉर्म में। तो वेपर प्रेशर ऑफ वेपर, है ना, इसका क्या लिखोगे? प्रेशर लिखोगे। प्रेशर ऑफ वेपर की पावर 1, कोफिशिएंट कितना है? 1। अब नीचे क्या लिखोगे? ये प्योर लिक्विड है, और प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड नहीं लिखे जाते हैं, तो कुछ नहीं लिखोगे, यूनिट लिखोगे। क्यों? क्योंकि उनका कंसंट्रेशन यूनिट होता है। तो देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई? वेपर प्रेशर के बराबर। अब उल्टा बोल दो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की वैल्यू क्या होती है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होती है। किस चीज का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? किस चीज का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इस प्रोसेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस प्रोसेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होती है। तो अब गौर से मेरी बात समझो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की वैल्यू किसके बराबर है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। और वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस प्रोसेस का है? लिक्विड से वेपर जाने वाले प्रोसेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो लिक्विड से वेपर जाने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, ये देखो। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होती है। कैसे होती है? देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। गैस का कंसंट्रेशन हम प्रेशर के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो प्रेशर ऑफ वेपर, प्रेशर ऑफ वेपर, वेपर प्रेशर हो गया। अब
इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, यूनिट। क्यों प्योर लिक्विड और सॉलिड नहीं लिखे जाते, क्यों, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन यूनिट होता है। तो ये वैल्यू आ गई। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की वैल्यू किसके बराबर आ गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ गई। डेल्टा एच का क्या मतलब है, डेल्टा एच का मतलब है इंथैल्पी ऑफ प्रोसेस, इंथैल्पी ऑफ प्रोसेस मतलब इस प्रोसेस की इंथैल्पी, इंथैल्पी मतलब हीट, हीट ऑफ प्रोसेस भी कह सकते हो, हीट ऑफ प्रोसेस। डेल्टा एच का मतलब ये है, हीट ऑफ एवोपरेशन भी कह सकते हो। ये देखो, अब सारे बच्चे मुझे ये बताएं क्या ये ठीक है, ये सही है। इसी को बच्चों कहा जाता है इंथैल्पी ऑफ प्रोसेस। और ये प्रोसेस कैसा है, लिक्विड से वेपर जाना। ये प्रोसेस कैसा है, लिक्विड से वेपर जाना, इवोपोरेशन। तो इंथैल्पी ऑफ इवोपोरेशन भी कह सकते हो। अच्छा, अब आप बताओ ये ठीक है, ठीक है। वीडियो बार बार ब्रेक हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या किसी के? अच्छा, बता देता हूं, नहीं बता दो। ये वाली इक्वेशन में कैसे लाया, किसी को कोई दिक्कत है? ये वाली इक्वेशन कैसे लाया, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, लिक्विड और उसकी वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम है। तो जब कहीं पर इक्विलिब्रियम होती है तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, हाँ आता है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को मैंने क्या लिखा, पार्शियल प्रेशर, प्रेशर ऑफ वेपर। क्यों, कंसंट्रेशन दो टर्म में लिखा जाता है, या तो मोलरिटी के टर्म में या प्रेशर के टर्म में। तो मैंने यहां प्रेशर के टर्म में लिया। क्यों लिया, क्योंकि गैस थी और हमें प्रेशर पढ़ना भी है, हमें प्रेशर पढ़ना भी है और ये गैस है। तो मैंने लिखा प्रेशर ऑफ गैस या प्रेशर ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट क्या है, प्योर लिक्विड है, तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, 1 यूनिट होगा, लिख दिया। तो ये देखो आपस में बराबर आ गए। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई, वेपर प्रेशर के बराबर। तो उल्टा बोल दो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की वैल्यू किसके बराबर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की वैल्यू किसके बराबर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है। समझ गए? हाँ, जैन पूछ रहा है सर आपको कैसे पता चला लिक्विड प्योर है कि नहीं? अरे प्रभु, ऐसे पता चला। ये देखो हेडिंग क्या पड़ी है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। हम सिर्फ एक लिक्विड की बात कर रहे हैं, है ना, हम सोल्यूशन की कहां बात कर रहे हैं। तो जब एक लिक्विड की बात कर रहे हो तो वो प्योर ही लिक्विड हुआ। जब हम एक लिक्विड की बात कर रहे हैं तो वो प्योर लिक्विड हो गया। सोल्यूशन हेडिंग कहां लिखी है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हेडिंग लिखी है ना। तो लिक्विड हेडिंग लिखी, इसका मतलब एक लिक्विड है, एक लिक्विड को ही हम प्योर लिक्विड कह रहे हैं, एक लिक्विड को ही हम प्योर लिक्विड कह रहे हैं। आप प्योर का मतलब ऐसे समझ रहे हो, गंदा पानी साफ पानी, है ना, आप ऐसा समझ रहे हो गंदा पानी साफ पानी ना। प्योर लिक्विड का मतलब सिर्फ एक टाइप का लिक्विड है, सिर्फ एक टाइप का लिक्विड है ना। आप इस तरह समझ रहे हो, प्योर लिक्विड का मतलब तुम इस तरह समझ रहे हो, जैसे साफ पानी लेना है कि सर गंदा पानी लेना है, नल वाला पानी लेना है कि आरओ वाला पानी लेना है, ऐसा कुछ नहीं। प्योर लिक्विड का मतलब हुआ कि सिर्फ एक ही टाइप का लिक्विड है, वो सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। एक कह रहे सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला? अरे बेटे, कब से मार नहीं खाए हो, ये क्या लिखा है इसको पढ़ो जरा, ये क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला लिखा है, वही फार्मूला लिख दिया है। हाँ, वन टाइप ऑफ लिक्विड, वही फार्मूला लिख दिया है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है, वेपर है। अब वेपर का कंसंट्रेशन किसके फॉर्म में लिखोगे, प्रेशर के फॉर्म में। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड के कंसंट्रेशन को, सॉलिड और लिक्विड के कंसंट्रेशन को कितना माना है मैंने, यूनिट माना है, उनको यूनिट माना जाता है, तो यूनिट लिख दिया। अब इस बात से निकल के क्या आया, अब मैं ये बताने जा रहा हूं, गौर समझिएगा। अब इससे निकल के क्या आया, देखो जो बच्चे पुराने हैं उनको पता है कि मैं सीएचडी लिखता हूं, मतलब कॉन्सेप्ट, कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आया शॉर्टकट में, जैसे रिवीजन करने में बच्चे को दिक्कत ना आए, जैसे रिवीजन करने में बच्चे को दिक्कत ना आए। तो देखो
पहला, गौर से देखिए, आपके पास इक्विलिब्रियम कौन सी है? लिक्विड वर्सेस वेपर की इक्विलिब्रियम है, और ये इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक है। ये सारी बातें मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। अब इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बराबर है। इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, क्या? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब गौर से मेरी बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैं अब लिखने जा रहा हूं। गौर से देखिए, देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट only depend upon टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसीलिए इट मींस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड also depend upon only temperature। इसका मतलब देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि जब ये चेंज होगा तभी तो ये चेंज होगा। अब जब ये चेंज ही नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू फिक्स है, इसका मतलब आप कुछ भी करते रहो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड चेंज नहीं होगा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड चेंज नहीं होगा प्योर लिक्विड का, आप कुछ भी करते रहो जब तक टेम्परेचर नहीं चेंज करोगे। मतलब किसी ने क्या किया, जैसे मैंने 1 लीटर पानी को बॉयल किया था, मतलब वेपर काउंट की थी, कोई 100 लीटर पानी ले ले, पानी का अमाउंट चेंज कर दे तो क्या वेपर प्रेशर चेंज होगा? नहीं। कंटेनर का साइज चेंज कर दो तो क्या वेपर प्रेशर चेंज होगा? नहीं। कुछ भी करो, वेपर प्रेशर तभी चेंज होगा किसी प्योर लिक्विड का जब टेम्परेचर चेंज होगा। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। आप कंटेनर चेंज करते हो, तो क्या वेपर प्रेशर चेंज होगा? बताओ, नहीं। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड चेंज करते हो तो क्या वेपर प्रेशर चेंज होगा? नहीं। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड चेंज करते हो, जैसे पानी गिलास में रखा है, अब गिलास की जगह उतना ही पानी आपने क्या किया, कटोरे में रख दिया, तो क्या वेपर प्रेशर चेंज होगा? नहीं। कुछ भी करो, वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। शेप ऑफ कंटेनर चेंज कर दो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड चेंज कर दो, सरफेस एरिया चेंज कर दो, अमाउंट चेंज कर दो, कुछ भी करो, वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर में चेंज करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किसी पे डिपेंड ही नहीं करती है एक्सेप्ट टेम्परेचर। तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज होगा तो वेपर प्रेशर नहीं चेंज होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो झक मार के वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। आप कंटेनर के अंदर कुछ भी करते रहो, कंटेनर का साइज चेंज करते रहो, उसका सरफेस एरिया चेंज करते रहो, पानी ज्यादा कम करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है तो दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। ध्यान रखना, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। अब बच्चों ने कहा सर इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्यों? क्योंकि तुम लोग तो बदमाश हो, मानोगे ही नहीं जब तक क्वेश्चन ना कराओ। तुम्हारी तो जिद है ना कि हर पॉइंट पे क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो मानेंगे ही नहीं। करो। वाटर लिक्विड, वाटर वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम है, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 7.2 × 10⁻² mmHg।
पूछा गया है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। बताओ क्या होगा। एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है वाटर लिक्विड और वाटर वेपर के बीच में। एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है वाटर लिक्विड और वाटर वेपर के बीच में। अच्छा ठीक है, चेंज कर देंगे। एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है वाटर लिक्विड और वाटर वेपर के बीच में। जिस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 7.2 इंटू 10 की पावर 2 mm है। अब वो पूछ रहा है इसका वेपर प्रेशर बताओ। तो प्रभु वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ही तो बराबर होता है। तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है तो वही वैल्यू तो वेपर प्रेशर की होगी, वही वैल्यू तो वेपर प्रेशर की होगी, है कि नहीं? यस, आंसर इज ए, आंसर इज ए। क्लियर है? ये क्या खुल गया? क्लियर है? यस। आहा ओके, मानोगे नहीं और क्वेश्चन करोगे? लो करो। जिद्दी बच्चों, बहुत बदमाश हो, बहुत जिद करने लगे हो यार तुम लोग। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 298 Kelvin in a closed container is 750 torr. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 Kelvin, ये एट होगा, ऑफ नहीं होगा। Vapor pressure of water at 298 Kelvin in a closed container is 750 torr. If the volume of container is triple, यदि कंटेनर के वॉल्यूम को 3 गुना कर दिया जाए, then its vapor pressure at 290 Kelvin will be। बताओ यदि कंटेनर के वॉल्यूम को 3 गुना कर दिया जाए तो वेपर प्रेशर कितने गुना हो जाएगा? बताइए आप लोग सारे बच्चे आंसर दीजिए, और जो पढ़ाया है उसी के हिसाब से आंसर दोगे। वेरी गुड, सब लोग देते रहो, गजब 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 गजब, बहुत सही, मस्त तरीके से आंसर दे रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो क्या टेम्परेचर चेंज हुआ, बताओ क्या टेम्परेचर चेंज हुआ है? 290 नहीं। तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है तो दुनिया की कुछ भी ताकत यूज करो, वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। आप बाकी कुछ भी चेंज करो, वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। वेपर प्रेशर की वैल्यू अभी भी वही रहेगी। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर नहीं चेंज किया है तो वेपर प्रेशर की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। वेपर प्रेशर की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ रहे हो? मैं क्वेश्चन भी कराता जा रहा हूं। मैंने कहा था ना मैं सब कुछ करा दूंगा, बस तुम आराम से शांति से बैठ के मेरे कॉन्सेप्ट को समझो मुन्ना। ठीक है? पहले आप बस कॉन्सेप्ट को समझो, और सारे कॉन्सेप्ट में एक जगह लिखने की कोशिश करूंगा, जैसे आपको रिवीजन करते समय दिक्कत ना आए। अब गौर से समझो। आप कह रहे हो कि वेपर प्रेशर की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। हाँ देखो, आप बार बार लिख रहे हो कि वेपर प्रेशर ऑल्सो ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। हमने कहा हाँ। तो मैंने पूछा ये बताओ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी तो कैसे करेगी? टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा या टेम्परेचर बढ़ाने पर घटेगा? ये भी तो बताओ भाई। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मान लिया। अब मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं तो वेपर प्रेशर चेंज होगा। तो कैसा चेंज होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा या टेम्परेचर बढ़ाने पर घटेगा? तो अब इस चीज को देखो। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यार ये क्यों बता रहे थे? इसीलिए बता रहे थे। देखो ये प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक है कि नहीं? हाँ। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो जरा समझो होता क्या है, गौर सुनना। देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। यदि टेम्परेचर चेंज करोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बढ़ेगा। किसी ने कहा कैसे, क्यों? देखो गौर से देखिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑलवेज शिफ्टेड एंडोथर्मिक साइड, एंडोथर्मिक साइड when temperature of process increases। यदि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम हमेशा एंडोथर्मिक की साइड में शिफ्ट होगा, ड्यू टू, ये किसने कहा था, ड्यू टू ली चटेरियल प्रिंसिपल। देखो जरा, केमिकल इक्विलिब्रियम में एक ली चटेरियल प्रिंसिपल होता है, पढ़ाऊंगा भी, तो आप हमेशा ध्यान रखो किसी भी इक्विलिब्रियम में। अब ध्यान रखिए, चाहे वो इक्विलिब्रियम फिजिक्स में आए, चाहे वो इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में आए, चाहे वो ऑर्गेनिक में आए, चाहे वो इनऑर्गेनिक में आए, चाहे वो फिजिकल में आए, कहीं पर भी इक्विलिब्रियम आ रही है, केमिकल इक्विलिब्रियम या फिजिकल इक्विलिब्रियम, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमेशा इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक की साइड में जाएगा। मतलब रिएक्शन प्रोसेस एंडोथर्मिक की साइड में शिफ्ट होगा। अब बताओ एंडोथर्मिक किधर है, एंडोथर्मिक किधर है, लेफ्ट टू राइट एंडोथर्मिक है। देखो एंडोथर्मिक इधर है, इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा वेपर बनेगी। जब प्रोसेस आगे की ओर जाएगा तो वेपर ज्यादा बनेगी, जब वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर का प्रेशर ज्यादा होगा, जब वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर का प्रेशर ज्यादा होगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम ऑलवेज एंडोथर्मिक की साइड में जाता है। तो एंडोथर्मिक किधर है, इधर है। तो अब ज्यादा वेपर बनेगी तो वेपर ज्यादा, तो वेपर का प्रेशर ज्यादा, वेपर ज्यादा, वेपर का प्रेशर ज्यादा। अरे आप खुद तो कहते हो, अरे भाई टायर में हवा कम भरो, नहीं तो टायर फूट जाएगा, फट जाएगा। क्यों? ज्यादा वेपर ज्यादा प्रेशर, प्रेशर ही की वजह से तो फटता है। अरे यार टायर में हवा कम डालो नहीं तो अभी फट जाएगा, है। अरे गुब्बारे में हवा कम भरो नहीं तो फूट जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे हो, एयर डालते चले जा रहे हो, एयर डालते चले जाओगे तो एक समय के बाद एक्सपेंड करना बंद कर देगा तो फट जाएगा। तो आप क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक की साइड में जाएगा। एंडोथर्मिक किधर है, लेफ्ट टू राइट। तो वेपर बनती जाएगी, वेपर बनती जाएगी तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ये देखो, तो वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर जो होता है प्योर लिक्विड का, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, वेपर प्रेशर किसी पे डिपेंड नहीं करता है एक्सेप्ट टेम्परेचर। और कुछ भी चेंज करोगे वेपर प्रेशर कभी नहीं चेंज होगा। अब किसी ने पूछा यदि चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्या इस पर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्या इस पर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो बताओ भाई, सारे समझदार बच्चे बताएं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए एंड बी आर 300 एंड 400। नहीं ये नहीं है, सॉरी, ये तो अभी पढ़ाना बाकी है, ये क्वेश्चन नहीं है। वो क्वेश्चन कहां गया यार, मैं लाया तो हूंगा। एक मिनट, ये वाला है। हाँ, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एट 300 Kelvin is x atmosphere, x atmosphere।
if the temperature of container increases to 400 Kelvin, then the vapor pressure of pure liquid is। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है, तो पहले वेपर प्रेशर कितना था? 300 था एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा के 400 कर दिया है। ओ सॉरी, एक्स एटमॉस्फेयर है, एक्स एटमॉस्फेयर। अब टेम्परेचर बढ़ा के 400 कर दिया है, तो 400 पे प्रेशर कितना होगा? एक्स से ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो उसकी वैल्यू एक्स से ज्यादा आएगी। कम आएगी? नहीं। बराबर आएगी? नहीं। कम आएगी? नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो उसकी वैल्यू एक्स से ज्यादा आएगी। क्लियर है ये बात? कमेंट करके बताओ, क्या ये बात क्लियर है? सभी बच्चों को क्या ये बात क्लियर है? ओफो, एक मिनट यार। सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हाँ, थोड़ा सा फोकस चेंज हो रहा है यार। इन लोगों ने मेरे स्टूडियो में रहता फैला दिया है। मैं सही कराता हूं। ये देखो, equilibrium constant only depend upon temperature, it means vapor pressure of liquid also depend upon only temperature, और किसी पे नहीं करेगा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये देखिए, इतना पढ़ लिया हम लोगों ने। अब गौर से एक बात समझो। किसी ने कहा ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा। किसी ने कहा ये बताओ, मैंने कहा पूछो। उसने कहा कितना बढ़ेगा? भाई 300 पे वेपर प्रेशर मान लो 20 एटमॉस्फेयर है, तो 400 पे कितना आएगा? अनीस कह रहा है सर सल्यूट मिक्स करने पे। प्रभु धैर्य रखो, धैर्य। अभी हम प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर पढ़ा रहे हैं, तो जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पढ़ाएंगे तब बताएंगे, है ना? अभी वहां तक पहुंचने तो दो। अच्छा, अहमद कह रहा है सर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाया क्या आपने? अहमद, मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट टू लास्ट लेक्चर देखो, सेकंड लास्ट लेक्चर, उसमें पढ़ा रखा है। डेली क्लास में आया करो तो दिखेगा, है ना? डेली क्लास में आया जाता है तो सब दिखेगा। अब पढ़ाने दो, डिस्टर्ब ना करो। अच्छा, किसी ने कहा कि ये बताओ, आप कह रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। हमने कहा हाँ। तो उसने कहा ये बताओ कितना बढ़ेगा? मान लो 300 पर वेपर प्रेशर, 300 केल्विन पर वेपर प्रेशर जो है, ठीक है, 20 एटमॉस्फेयर है, तो 400 पर कितना होगा? ये तो कंफर्म है कि 20 से ज्यादा होगा, मगर होगा कितना? वैल्यू कैसे निकालोगे? तो देखो, वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला गौर से देखो। मान लो T1 केल्विन पे वेपर प्रेशर P1 है, T2 केल्विन पे वेपर प्रेशर P2 है, और T1 से बड़ा है T2, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया है। तो इक्वेशन क्या आएगी वेपर प्रेशर की? गौर से देखिए, लॉग P2 अपॉन P1 डेल्टा H वेपराइजेशन, ये इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, अपॉन 2.3032 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये देखो, मान लो ये कहा जाता है कि बताओ कितना बढ़ेगा,
तो इतना बढ़ेगा, इससे निकालोगे आप T1 P1 की वैल्यू रखोगे, T1 T2 की वैल्यू रखोगे, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन रखोगे, आ जाएगा। अब गौर समझना, इस फार्मूले पर नीट में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। मैं फिर से बता देता हूं, इस फार्मूले पे नीट में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो आप इस पर बस एक क्वेश्चन करो, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? मान लो अनफॉर्चुनेट आ जाए तो आप कर पाओ, मगर इस फार्मूले पर नीट में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। जेई में हम लोग इस फार्मूले को बहुत डिटेल में करा लेते हैं, क्योंकि जेई में आता है। नीट में अभी तक इस फार्मूले पर बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आया। नीट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जैसा मैंने दिया है कि या 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर जो है 200 mmHg है, तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर कितना होगा? ऑप्शन ग्रेटर देन लेस देन में बना रखा है, वैल्यू निकालने को नहीं आया। तो नीट में इस फार्मूले पर क्वेश्चन नहीं आया है। मैं सब बताता जाऊंगा कि किसको कितना वेटेज देना है, मगर आ भी सकता है, क्योंकि आजकल जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है उस तरह से आ भी सकता है। तो आपको इस फार्मूले को याद रखना है। इस पर मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, क्योंकि बुकों में हो सकता है इस पर कोई क्वेश्चन ना मिले, किसी बुक में हो सकता है इस पर कोई क्वेश्चन ना मिले, तो इस पर मैं क्वेश्चन करा देता हूं। लॉग देखो, T1 केल्विन पर वेपर प्रेशर कितना था? P1। T1 केल्विन पर वेपर प्रेशर कितना था? P1। T2 केल्विन पर वेपर प्रेशर कितना है? P2। और उनके बीच में रिलेशन क्या है? लॉग P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन। वेपराइजेशन ये इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन 2.3032 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्लियर है? अब इस पर क्वेश्चन कैसा आ सकता है, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, आप लोगों को क्वेश्चन करके दिखाता हूं। वेटेज क्या है वो भी मैंने बता दिया है कि कितना वेटेज है, हमें कितना इस पर फोकस करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। ठीक है, कितना हमें इस पर फोकस करना चाहिए, कितना नहीं, मैंने शायद एक क्वेश्चन कहीं दिया है। चलो मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो जब तक मैं हूं। देखो बच्चों, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, इसको थोड़ा और सही कर देता हूं। देखो, जब यहां ln होगा, यदि मान लो फार्मूले में ln है, ln ऐसे ln P2 अपॉन P1, तो ये 2.3032 हटा देना। यदि यहां पर ln लोगे तो ध्यान रखिएगा 2.3032 हटा देना, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 हो जाएगा। ऐसे लॉग है तो 2.3032 आएगा, लॉग नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है, लॉग नहीं है तो नहीं आएगा। अब देखो, नीट एडवांस बुक में भी मैंने एक क्वेश्चन डाल रखा है, बस अब क्वेश्चन पढ़िए और समझिए और करिए। देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बेंजीन at 200 Kelvin temperature is 100 mm of Hg. If enthalpy of vaporization of benzene is, ठीक है, enthalpy of vaporization of benzene is 2.32, एक मिनट ऐसे लिखता हूं, is 8.314, एक मिनट रुकना मेरा, 0.821,
ठीक है, 8.021। मैं ऐसी कैलकुलेशन लिख रहा हूं जिसमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े आपको। जूल, ठीक है, जूल पर मोल। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बेंजीन एट 200 केल्विन टेम्परेचर इज 100 mm of Hg. If enthalpy of vaporization of benzene is 83.14 joule per mole, calculate vapor pressure of benzene at 400 Kelvin टेम्परेचर। ये देखिए, एक, ठीक है, 200 mm, दूसरा 150 mm, तीसरा 167.7 mm, चौथा नन ऑफ दीज। ये देखो हमारा क्वेश्चन। अब आपसे क्या कह रहा है कि 300 केल्विन 200 केल्विन टेम्परेचर पर 100 mm Hg प्रेशर था। अब बताओ 400 केल्विन टेम्परेचर पर प्रेशर कितना होगा। तो भाई मैंने लगा दिया क्या, log P2 अपॉन P1 डेल्टा H वेपराइजेशन 2.3032 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, अब देखो log P2 की वैल्यू हमें निकालनी है, P1 100 दिया है, डेल्टा H की वैल्यू है ये जूल, अब 2.3032, R की वैल्यू देखो R की वैल्यू जूल में कितनी होती है, R की वैल्यू ये होती है 0.0821, मगर ये होती है यूनिट किसमें, एटमॉस्फेयर, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स में। मगर R की वैल्यू जूल में इतनी होती है, जूल में होती है 8.314 जूल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। तो जब जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट आर की होगी, जो यूनिट डेल्टा एच की होगी वही यूनिट आर की होगी, और डेल्टा एच की यूनिट हमेशा एनर्जी होगी। क्यों, एनर्जी है ना वो, तो डेल्टा एच की यूनिट क्या होगी, या तो जूल होगी या कैलोरी होगी, या तो जूल होगी या कैलोरी। तो आर की वैल्यू कैलोरी में कितनी होती है 1.99, मतलब लगभग 2 कैलोरी, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। तो आपको देखना पड़ेगा कि आर की वैल्यू कब क्या रखी जाए। वो कैसे पता चलता है, डेल्टा एच की यूनिट देखकर। अब डेल्टा एच की यूनिट जूल है तो हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, डेल्टा एच की यूनिट कैलोरी होती तो हम ये वाली वैल्यू रखते। तो वैल्यू कितनी है 8.314 जूल। अब जूल से जूल कट जाएगा 200 और T2 कितना है 400। अब कट्टम काट खेल लो, ये कट गया, यहां आ गया 10, क्यों, ये 8.314 है, ये 83.14 है, तो 10 आ जाएगा। अब मैंने इसको और सॉल्व किया, log P2 अपॉन 100, अब ये 10, तो भाई 10 डिवाइडेड बाई 2.3032। अब इसको एलसीएम लो, तो आपने एलसीएम कितना ले लिया, आपने एलसीएम ले लिया 400, तो ये 2 बार जाएगा और ये 1 बार, ये आया। आपने 400 एलसीएम लिया तो 2 बार गया ऊपर, ये। अब कट्टम काट खेल लो, 0 से 0 उड़ गया, तो log P2 अपॉन इतना। अब यार इसको डिवाइड करो, 2 से 1 आ गया, सॉरी, 1 डिवाइडेड बाई इतना,
ये देखो, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या है, लॉग टेबल है नहीं, मगर फिर भी मैं क्वेश्चन का आंसर निकाल देता हूं लगभग। अब देखो 1 डिवाइडेड बाई 2.3032 डिवाइडेड बाई 40, तो ये वैल्यू आ रही है 0.0108 ऐसी। तो इस वैल्यू को मैं अप्रोक्सीमेशन लेके ऐसा लिख लूं, कोई बच्चे को बुरा तो नहीं लगेगा, देखना 1.08 इंटू 10 की पावर -2, 1.08 इंटू 10 की पावर -2। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं इसको -2 मान लेता हूं, 10 की पावर -2 ले लेता हूं, अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं, जैसे यार कैलकुलेशन इजी हो जाए। वहां पर तो लॉग की वैल्यू वो देंगे, वहां पर वो लॉग की वैल्यू देंगे। 1.08 है तो 1 इंटू 10 की पावर -2 कर लो, 1.08 है 1, हाँ, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब एंटी लॉग ले लो, अब एंटी लॉग ले लो और आंसर निकालो, ठीक है। और P2 की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं यहीं पे छोड़ता हूं, ठीक है, क्योंकि लॉग टेबल अपने पास है नहीं, तो यहीं पे छोड़ देता हूं। वहां पर क्या है, आपको दिया जाएगा, वहां पर आपको वैल्यू दी जाएगी, हाँ, परेशान। तो देखो, हो सकता है इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए, मगर इस तरह के क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। कहीं से भी जनरली बुक में क्वेश्चन मिलेगा नहीं, और कहीं मिलेगा भी तो एक आध मिलेगा। और मैंने यहां करा दिया है, आप इस फार्मूले को जब भी पढ़ो तो ये क्वेश्चन कर लो। और ये भी बता दिया है कि नीट में मतलब पिछले 10 साल 20 साल में कभी नहीं आया है इससे क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन नीट में नहीं आया है। मगर क्या सर नहीं आएगा, आ सकता है। क्यों? क्योंकि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन वेपर प्रेशर सिलेबस में है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन वेपर प्रेशर सिलेबस में। तो आप इसका एक क्वेश्चन ध्यान रखो और इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। यदि आएगा तो हम लोग कर देंगे, आएगा तो हम लोग कर देंगे, ठीक है। हाँ, और एक क्वेश्चन मैं अभी क्यूएसडी सीट में करा दूंगा, तो 2 क्वेश्चन बहुत हो जाएंगे। एक क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, क्यूएसडी सीट में करा दूंगा, एक क्वेश्चन में क्यूएसडी सीट में करा दूंगा, तो 2 बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब आओ, अच्छा, 1-2 क्वेश्चन पूछ लूं, बता दोगे? चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मंथन टेस्ट का सिलेबस कहां मिलेगा? अरे यार, अभी इस संडे तो शायद टेस्ट ही नहीं होगा, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, इस संडे तो टेस्ट ही नहीं होगा, अगले संडे होगा। सारे बच्चे इसका आंसर दे, सारे बच्चे इसका आंसर दे कि क्या आंसर आएगा। अमाउंट ऑफ लिक्विड पे वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा? नहीं। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा? नहीं। शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड करेगा? नहीं। सिर्फ किस पे करता है? टेम्परेचर। सिर्फ किस पे करता है? टेम्परेचर। जिद कर रहे हो तो ये क्वेश्चन बताओ। 10 ग्राम लिक्विड हैव वेपर प्रेशर 200 mm of Hg. If the amount of liquid increases 10 times, then the vapor pressure of liquid become, बताइए, यदि हम अमाउंट को 10 गुना बढ़ा दें तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कितने गुना बढ़ जाएगा? बताइए। अमाउंट को यदि 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कितने गुना बढ़ जाएगा? बताओ। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो क्या टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है? नहीं। तो बस जब टेम्परेचर में छेड़खानी नहीं कर रहे हो तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड चेंज नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड चेंज नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो। यस, वेरी गुड बॉस, बॉस, यस 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 यस। ओके, जिद करोगे तो चलो अब और आगे बढ़ते हैं, अब और आगे बढ़ते हैं, रुक जाओ। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड
बॉइलिंग पॉइंट। बताओ भाई, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड में क्या रिलेशन होगा? उसके लिए सारे बच्चों को पहले बॉइलिंग पॉइंट समझना पड़ेगा। क्या सारे बच्चों को बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन आती है? सब लोग कमेंट में लिखो बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन अपने अपने हिसाब से। सभी बच्चे कमेंट में बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन लिखे अपने अपने हिसाब से। जो भी डिफिनीशन उन लोगों को आती हो बॉइलिंग पॉइंट की, वो डिफिनीशन लिखे। अपने अपने हिसाब से सारे बच्चे बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन लिखें। बताओ भाई, सर मेरा डाउट बता दो, मंडल क्या है? हम्म हम्म सर यूनिट एमएम कैसे हुआ? ओ भाई चलो, एक बच्चे का डाउट है, इसका मतलब यूनिट भी बता दूं, नहीं तो बच्चे वो भी करेंगे। देखो, आप तब तक वो लिखो, मैं बता देता हूं। देखो बच्चों, प्रेशर की यूनिट क्या क्या होती है? एक बच्चा यूनिट पूछ रहा है। देखो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1 बार के बराबर होता है, 1.1325 बार होता है, तो लगभग 1 बार है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार के लगभग बराबर होता है, ये देखो। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg, और यही बराबर होता है 760 टॉर के। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1.01325 बार, या 760 mm ऑफ Hg, या 760 टॉर, या 760 टॉर, या 1 × 10⁵ पास्कल। ये देखो, ये प्रेशर की यूनिट में रिलेशन बता दिया है मंडल एक बच्चा है, उसका डाउट था ये। अब मैं बॉइलिंग पॉइंट की आपको डिफिनीशन पूछ रहा था, तो देखो जरा बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन क्या होती है, गौर से समझना। देखो, ये क्लोज कंटेनर है, तो ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर बच्चों कितना होता है, जरा बताओ। एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। इन जनरल एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना। देखो, मैं यहां बैठा हूं, मेरे ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? 1 एटमॉस्फेयर, है ना। मेरे ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? 1 एटमॉस्फेयर। तुम्हारे ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? 1 एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर, और वो हर चीज पे लगता है। जैसे ये बॉटल है, अब इस बॉटल पे कितना प्रेशर लग रहा है? 1 एटमॉस्फेयर। मेरे ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? 1 एटमॉस्फेयर। तो सबके ऊपर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगता है, इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर। अच्छा, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी ने इस लिक्विड को बॉयल करना चालू किया। किसी ने क्या किया? इस लिक्विड को बॉयल करना चालू कर दिया। जब लिक्विड को बॉयल करना चालू करोगे तो क्या होगा, जरा बताओ भाई। वेपर तो पहले भी बन रही थी, मगर बॉयल करने से ज्यादा वेपर बनने लगेगी। बॉयल करने से क्या होगा? ज्यादा वेपर बनने लगेगी। क्यों? क्योंकि आप बॉयल करते चले जा रहे हो ना, पानी को गर्म करते चले जा रहे हो, तो लिक्विड जो है वेपर में चेंज होने लगेगा, है कि नहीं। वेपर बनती जाएगी। अच्छा, वेपर बन रही है तो वेपर का प्रेशर भी बढ़ रहा होगा कि नहीं भाई। वेपर ज्यादा से ज्यादा बनती जा रही है तो वेपर का प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा कि नहीं, बताओ।
भाई टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वेपर बढ़ रही है, वेपर बढ़ रही है तो वेपर का प्रेशर बढ़ रहा है। तो बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि वेपर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये आपस में बराबर हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि वेपर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो जैसे ही वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ तो हम इसका टेम्परेचर चेक कर लेंगे थर्मामीटर से। हम इस लिक्विड का टेम्परेचर चेक कर लेंगे थर्मामीटर लगा के, और जो टेम्परेचर इस लिक्विड का होगा उसी को वेपर प्रेशर उसी को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बोलेंगे। उसी को क्या बोलोगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो क्या हुआ, फिर से समझा देता हूं। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस समय लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस समय जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा जो लिक्विड का टेम्परेचर होगा उसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बोलेंगे। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, वेपर बढ़ती जा रही है, वेपर बढ़ रही है तो वेपर का प्रेशर बढ़ रहा है। जब वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा उस समय जो टेम्परेचर यहां पे होगा वही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड होगा। कंटेनर हमेशा क्लोज होगा, बहुत मारे जाओगे। ओपन कंटेनर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, वहां हीट करने की जरूरत ही नहीं है। ओपन कंटेनर का प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। मुन्ना, कंटेनर क्लोज है भैया हो, क्लोज कंटेनर में काउंट किया जाता है। ओपन कंटेनर का प्रेशर तो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो देखो जरा, तो डिफिनीशन क्या है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उस समय जो लिक्विड का टेम्परेचर होगा उसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं। क्या, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा उस समय जो लिक्विड का टेम्परेचर होगा उसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बोलेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होता है, एट एक मिनट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एट दैट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is equal to atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बोल देते हैं। उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड की डेफिनेशन समझ में आई। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बोलते हैं।
क्लियर है सबको? डिफिनीशन क्लियर है? डिफिनीशन क्लियर है? हाँ, अब गौर से समझना इस बात को, गौर से समझना। हमें करना क्या है? हमें यह करना है कि वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना है। मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, 1 एटमॉस्फेयर ना होके 2 एटमॉस्फेयर हो, तो हमें और ज्यादा वेपर बनानी पड़ेगी। क्यों? हमें इसके बराबर करना है ना, हमें इसके बराबर करना है। अब मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो हमें ज्यादा वेपर बनानी पड़ेगी। क्यों? हमें ज्यादा वेपर बनानी पड़ेगी क्योंकि बराबर करना है, तो ज्यादा वेपर बनाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, है कि नहीं? इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, गौर सुनना, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा। क्यों? हमें कितनी वेपर बनानी है? उतनी वेपर बनानी है जिससे उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा वेपर बनानी पड़ेगी, और ज्यादा वेपर बनाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो कम वेपर बनानी पड़ेगी, और कम वेपर बनाने के लिए टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। इन जनरल, फिर से सुनो, इन जनरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होता है। तुम मेरे पास से 500 किलोमीटर दूर बैठे होगे, कोई 100 किलोमीटर दूर बैठा होगा, कोई 1000 किलोमीटर दूर बैठा होगा, कोई 2000 किलोमीटर दूर बैठा होगा, मगर सबके ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो इन जनरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है। मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे घर का पानी कितने पे बॉयल हो रहा है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे घर का पानी कितने पे बॉयल हो रहा है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि मैं तुम्हारे से 1000 किलोमीटर दूर रह रहा हूं। उसका रीजन है क्योंकि दोनों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम तो बॉइलिंग पॉइंट सेम, तो बॉइलिंग पॉइंट सेम। तो इन जनरल क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट रहता है। इन जनरल क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट है। नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि बाय डेफिनेशन क्या है? हमें कितनी वेपर बनानी है? हमें उतनी वेपर बनानी है जिससे वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। अब मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा तो ज्यादा वेपर बनानी पड़ेगी, और ज्यादा वेपर बनाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर। तो यदि सपोज करो, जैसे देखो हम वाटर का जानते हैं, हम वाटर का जानते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मगर ये कब होता है? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1 है। हमारे लोगों के आसपास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1। यदि हम गौर से देखो, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा भी हो सकता है। यदि मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बढ़ गई तो बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का बढ़ जाएगा, फिर 100 पे बॉयल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें और वेपर बनानी पड़ेगी। क्योंकि डिफिनीशन क्या है? वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होनी चाहिए। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 हो गया तो अब हमें ज्यादा वेपर बनानी पड़ेगी, तभी तो हमारा वेपर प्रेशर 2 पहुंचेगा, और ज्यादा वेपर प्रेशर बनाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना। ये देखो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 से कम भी हो सकता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम भी हो सकता है, यदि बॉइलिंग पॉइंट 1 से कम हो, यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो? 1 से कम हो। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 से कम हो, वो तो इत्तेफाक की बात है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह सेम है। ये तो इत्तेफाक की बात है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह सेम है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी सेम है हर जगह। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या? किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। क्यों? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है।
बात समझ पा रहे हो? बात समझ पा रहे हो कि नहीं ये बात? अच्छा, अब इस जगह पे एक क्वेश्चन आता है, आपसे कहा जाता है पहाड़ों पर खाना आसानी से बन जाता है, जल्दी, है ना? हाई हाइट पे, हाई एल्टीट्यूड बोला जाता है, हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पर वाटर जल्दी बॉयल हो जाता है, वाटर जल्दी बॉयल हो जाता है। बताओ क्यों? हाई एल्टीट्यूड पर वाटर जल्दी बॉयल हो जाता है। हाई एल्टीट्यूड पर खाना बनाना आसान है, बहुत ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर खाना बनाना आसान है, वाटर जल्दी बॉयल हो जाता है वहां पर, हाई एल्टीट्यूड पर। ऐसा क्यों? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर प्रेशर कम है। हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है? हाई एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होती है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होती चली जाती है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी तो मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होगा? कम होगा, तो पानी जो है जल्दी बॉयल हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही बॉयल हो जाएगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले बॉयल हो जाएगा, खाना बनाना आसान हो जाएगा, खाना बनाना आसान हो जाएगा, है ना? खाना बनाना आसान हो जाएगा। तो हाई एल्टीट्यूड पर पानी जल्दी बॉयल हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हाई एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम है, और बाय डिफॉल्ट डिफिनीशन में क्या कहा गया है? डिफिनीशन में कहा गया है हमें बस उतनी वेपर बनानी है जिससे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो हमें वेपर कम बनानी पड़ेगी, और वेपर कम बनानी पड़ेगी तो टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, इसलिए टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो हाई एल्टीट्यूड पर खाना बनाना आसान क्यों है? हाई एल्टीट्यूड पर पानी जल्दी क्यों बॉयल हो जाता है? उन सबके पीछे यही रीजन है, डिफिनीशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वो देखो, ये बात समझ में आई सबको? ये बात समझ में आई? अब बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में हमें रिलेशन पढ़ना था। देखो हेडिंग क्या थी? रिलेशन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर। अभी रिलेशन की तो बात ही नहीं की मैंने, है ना? अब मैं रिलेशन पे आता हूं, और जब मैं रिलेशन पे आऊंगा ना तो तुम लोग अभी देखना उल्टे गलत समझोगे, मतलब समझने में दिक्कत करोगे। देखो क्या मैंने तुम्हें ये पढ़ाया है, डरना नहीं, क्या मैंने तुम्हें ये पढ़ाया है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है? हाँ, ये मैंने अभी पढ़ाया है। अच्छा, अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं, अब उससे तुम्हें देखना डर लगेगा। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बच्चा कहेगा कि यार सर आप रहता फैला रहे हो क्या? क्योंकि बच्चे को फील आता है कि बॉइलिंग पॉइंट भी तो एक टेम्परेचर ही है, बॉइलिंग पॉइंट भी तो एक टेम्परेचर ही है ना? तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है? अब गौर सुनो, देखो यहां पर कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को, तो इस चीज को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, इस चीज को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। जब मैं छोटा था, मतलब जब मैं पढ़ता था, तो मुझे भी कंफ्यूजन होता था। मुझे ये कंफ्यूजन होता था कि यार बॉइलिंग पॉइंट भी टेम्परेचर ही तो है, एक जगह पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, एक जगह पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है, इसका मतलब क्या है? तो गौर सुनिए, मतलब क्या है? ये वाला जो रिलेशन है ये सेम लिक्विड के लिए होता है, मतलब आप उसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा।
आप पानी का टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ाते, ऐसा नहीं है। दो डिफरेंट लिक्विड के कंपेयर में काम आता है। ये किसके काम आता है? दो डिफरेंट लिक्विड के कंपेयर में काम आता है। ये सेम लिक्विड में कंपेयर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, बताता हूं। अरे भाई, सेम लिक्विड का तो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, उसको बढ़ाते कैसे चले जाओगे? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तुम क्या बढ़ाते चले जाओगे? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100। तो जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है तो वाटर का वेपर प्रेशर भी फिक्स होगा, तो उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन कैसे आ जाएगा? उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन कैसे आ जाएगा, बताओ? कैसे आ जाएगा? आएगा ही नहीं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो आप वो तो हमेशा 100 ही रहोगे कि वाटर का आप 200 कर दोगे कि देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है 100, 120, 130, 140, 150। किसी का बॉइलिंग पॉइंट तो एक ही होता है ना? तो ये रिलेशन हमेशा दो लिक्विड के कंपेयर में काम आता है। एक लिक्विड के लिए रिलेशन नहीं है। एक लिक्विड के लिए ये रिलेशन है कि हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। और ये दो डिफरेंट लिक्विड के कंपेयर के लिए। अब दो डिफरेंट लिक्विड में कैसे कंपेयर किया जाता है वो मैं सिखाता हूं। ये दो डिफरेंट लिक्विड के कंपेयर में काम आता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर कम है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं सिखा रहा हूं, अच्छे से समझना जरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है मैं आपको सिखाता हूं। देखो, इसका मीनिंग है कि इसका मीनिंग क्या है, गौर सुनना। जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है उसका जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या है ये मैं सिखाता हूं, अभी बताऊंगा अभी, है ना? मीनिंग क्या है इसकी? मीनिंग क्या है इसकी? मीनिंग क्या है? इस बात की मीनिंग है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। मैं इस बात को थोड़ा समझाऊंगा, अभी आप समझ नहीं पाए होगे, मैं जानता हूं। इस बात को अभी आप समझ नहीं पाए होगे कि क्या लिखा है, मैं समझाता हूं, ठीक है? मैं आपको समझाता हूं। हाँ, मैं छोटा था तो मुझे भी थोड़ा समझने में दिक्कत आती थी। अब हो सकता है आप लोग टैलेंटेड हो, क्योंकि जमाने के साथ बच्चे टैलेंटेड हो जाते हैं, मतलब बढ़ता है। हमारे समय तो यूट्यूब था ही नहीं, ऑनलाइन था ही नहीं, मैक्सिमम चीजें तो हम लोगों को बुक से समझनी पड़ती थी। और जब मैक्सिमम चीजें बुक से समझनी पड़ती थी तो यार बुक से समझना तो बहुत टफ होता है। देखते हो बुक कैसी लिखी होती है, डेंजरस तरीके से, है ना? डरो नहीं, समझा रहा हूं, रोना धोना नहीं, सही है भाई? रो दो तो नहीं रहा। देखो, ये वाटर लिक्विड है, ये कौन है? वाटर। और ये कौन है? इथाइल अल्कोहल। अब मेरी बात सुनते जाओ, ये दोनों का क्या है? एटमॉस्फेयर। अगल बगल रखें, ठीक है? दोनों अगल बगल रखें। एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर ये है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों में कितना लगेगा? सेम लगेगा, 1 एटमॉस्फेयर। अगल बगल रखें। अच्छा, अब मुझे बताना, सब लोग देखते जाओ, ये वेपर बनाएगा? हाँ बनाएगा। बनाएगा ना? हाँ बनाएगा।
टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर बनाएगा, बनाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर बनाएगा, बनाएगा। ये भी बनाएगा भाई, भाई भाई है। अच्छा, अब इसको कितनी वेपर बनानी है बताओ? इसको कितनी वेपर बनानी है? उतनी वेपर बनानी है जिससे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आता है। और वो वैल्यू कितनी है? 1। अच्छा, इसको कितनी वेपर बनानी है? इसको भी उतनी ही वेपर बनानी है जिससे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए। और वो कितना है? 1। वो कितना है? 1। इसका मतलब क्या है? दोनों को सेम अमाउंट ऑफ वेपर बनानी है। क्यों? देखो, दोनों को कितना प्रेशर लाना है? 1 एटमॉस्फेयर। इसको भी कितना प्रेशर लाना है? 1 एटमॉस्फेयर। इसका मतलब दोनों को सेम अमाउंट ऑफ वेपर बनानी है कि नहीं? बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं? दोनों को सेम अमाउंट ऑफ वेपर बनानी है। क्यों? क्योंकि दोनों को वेपर प्रेशर कितना करना है? 1 एटमॉस्फेयर। इसको भी 1 एटमॉस्फेयर करना है, इसको भी 1 एटमॉस्फेयर करना है, करना है। हाँ, अब देखो, इसको 1 एटमॉस्फेयर करने में टेम्परेचर कितना लगता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। और उतनी ही वेपर बनाने में इसको कितना बॉइलिंग पॉइंट लगता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जितनी वेपर ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड में बना देता है, उतनी ही वेपर बनाने में वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लगता है। क्यों? देख लो भाई, डिफिनीशन क्या है कि वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तब बॉइलिंग पॉइंट आएगा। और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1। तो इसको 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर का बॉइलिंग, इसको 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बनाने के लिए कितना टेम्परेचर लगता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बनाने के लिए कितना टेम्परेचर लगता है? 78 डिग्री सेंटीग्रेड। वेपर तो बराबर ही बनानी पड़ेगी, कंफर्म है? अब मेरा क्वेश्चन का जवाब सुनो। इतनी बात सबको कंफर्म है कि नहीं? क्योंकि अब मैं पूछने जा रहा हूं, मेन पॉइंट वही है। इतनी बात कंफर्म है? दोनों को बराबर वेपर बनानी पड़ेगी, ये बात कंफर्म है कि जितनी वेपर इसको बनानी है उतनी ही वेपर इसको बनानी है। क्यों? क्योंकि दोनों को बराबर वेपर प्रेशर लाना है, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर लाना है। हाँ, अब मुझे बताओ, अब मैं कह रहा हूं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हाल होगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कौन ज्यादा वेपर बनाएगा? बताओ, मेरा क्वेश्चन इतना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कौन ज्यादा वेपर बनाएगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन ज्यादा वेपर बनाएगा? बताओ, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या वाटर? बताइए आपके हिसाब से। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन ज्यादा वेपर बनाएगा? देखो, इस 100 डिग्री पे जितनी ये वेपर बना रहा है, 75 पे उतनी ही ये बना रहा है, मगर 50 पे कौन ज्यादा बनाएगा? सबका आंसर इथाइल अल्कोहल है। 1-2 का आंसर बस इधर उधर है। यस, इथाइल अल्कोहल बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसका मतलब ये ज्यादा वेपर बनाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओगे मगर ये ज्यादा वेपर बनाएगा। भाई देखो, उतनी ही वेपर बनाने में इसने कम टेम्परेचर लिया है और उतनी ही वेपर बनाने में इसने ज्यादा टेम्परेचर लिया है। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका मतलब ये ज्यादा वेपर बनाएगा। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज्यादा वेपर कौन बना रहा है? ये। इसका मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। चेक करो, एक एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। देखो, उसकी वेपर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट पे तो वेपर प्रेशर सेम ही होगा, अलग अलग कैसे हो सकता है? मतलब ये रिलेशन एक अलग टेम्परेचर के लिए है, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, कि दो लिक्विड में कंपेयर करना है। अब आप पूछ रहे हो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है
तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ज्यादा वेपर कौन बनाएगा? तो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ज्यादा वेपर वो बनाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। देखो ये बात सही है, यही बात लिखी है। इस बात का मतलब यही होता है, इस पॉइंट का मतलब यही होता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इसका मतलब ये है। तो पहली बात यहां पे बहुत कंफ्यूजन रहता है। मैं बस छोटा था तो मुझे बहुत कंफ्यूजन रहता था कि यार बॉइलिंग पॉइंट तो टेम्परेचर ही होता है, एक बार टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, एक बार टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है। इस चीज को मैं हजम नहीं कर पाता था। अब बुक पढ़नी होती थी, क्लास हो गई तो हो गई। अब ज्यादा क्लास में टीचर से पूछो ना तो आप अभी तो मार पड़ती नहीं है भाई, मारते ही बहुत थे, दौड़ा दौड़ा के मारते थे, तो ज्यादा पूछने में भी डर लगता था कि ज्यादा पूछे कैसे। तो मैंने एक दो बार पूछा मगर मुझे समझ में नहीं आया कि यार ये कहानी क्या है। ठीक है, मुझे काफी फिर बाद में समझ में आया, मैंने बुकों से पढ़ा, फिर एक बार मैंने और पूछा सर से, तब उन्होंने बताया कि अरे बेवकूफ इसका मतलब ये है। मैंने कहा ओके ये बात है। तो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो दोनों में डिफरेंसेस समझ रहे हो? ये एक ही लिक्विड के लिए होता है कि यार एक ही लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। और ये पॉइंट दो लिक्विड के कंपेयर के लिए यूज किया जाता है। ये पॉइंट दो लिक्विड के कंपेयर के लिए यूज किया जाता है। ये पॉइंट ये बताता है कि यदि किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कम वेपर बनाएगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कम वेपर बनाएगा। इसका मतलब ये होता है। तो ये रिलेशन याद रखना, हम लोगों को फ्यूचर में काम आएगा, जरूरत पड़ेगी। अब तुम इसी बात पे क्वेश्चन कर दो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए एंड बी आर 300 केल्विन 400 केल्विन रिस्पेक्टिवली। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पीए एंड पीबी आर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी एट, यहां पे अभी क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, एट P and PB are vapor pressure of liquid A and B at 200 Kelvin temperature. पूछो, बताओ, आंसर बताओ। तो अब देखो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम। बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। तो ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, एक कम है, तो ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है, और ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। है कि नहीं? ये देखिए, क्लियर है सबको? क्लियर है? अच्छा, लास्ट एंड फाइनल हेडिंग। अब हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड खत्म हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल हेडिंग, इसके बाद हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड खत्म हो जाएगा। अब हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पे आ जाएंगे। अब हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पे आ जाएंगे। देखो, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड in vapor pressure, in देखो बच्चों, अब इस बात को समझो। आपने एक बात नहीं पूछी मेरे से, या तो आपने इसलिए नहीं पूछी होगी कि सर यार बता ही देंगे। आपने एक बात ये नहीं पूछी कि सर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितनी वेपर बना रहा है उतनी ही वेपर ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे बना रहा है। क्यों? ऐसा क्यों है? तो देखो, जब वेपर बनती है तो होता क्या है, जब वेपर बनती है तो ये फोर्स ब्रेक करना होता है, ये फोर्स ब्रेक करना होता है।
यदि इसको वेपर बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये फोर्स ब्रेक करना पड़ेगा। मान लो इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है और इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम है। यदि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब इसका फोर्स भी ज्यादा होगा। क्यों? इसका फोर्स ज्यादा है, तभी हमें इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या रिलेशन है, यह बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। यदि दो मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, और एनर्जी क्या है, टेम्परेचर। वही एनर्जी तो तुम दे रहे हो, इसी फोर्स को ब्रेक करने के लिए तो तुम टेम्परेचर दे रहे हो। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा क्यों है? उसका रीजन है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा है, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स वाटर का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये देखो, जैसे ये एक वाटर है, अब एक वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ऐसे 1 2 3 4। ये देखो, अब यदि इस वाटर को बाहर निकलना है तो कितने फोर्स ब्रेक करने पड़ेंगे? 4 फोर्स ब्रेक करने पड़ेंगे। क्यों? एक फोर्स ये ब्रेक करना पड़ेगा, एक ये करना पड़ेगा। सॉरी, ये जो फ्लक्चुएट होता है ना, सामने वाली स्क्रीन की वजह से होता है। उसको मैं अभी क्या बताऊं यार, इन लोगों ने ऐसा रहता फैलाया है। देखो, एक फोर्स ये ब्रेक करना पड़ेगा, एक ये करना पड़ेगा, एक ये करना पड़ेगा, एक ये करना पड़ेगा। 4 फोर्स ब्रेक होंगे तब ये अकेला वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जा पाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब यही अल्कोहल में आ जाओ। अल्कोहल ये होता है, अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, सिर्फ 2, एक ऐसा और एक ऐसा। सॉरी, अल्कोहल बनाना है, वहां वाटर बना दिया है, बना सही है, मगर ये ऐसे होगा, ऐसे। अब एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? सिर्फ 2। अब बताओ एनर्जी किसमें ज्यादा लगेगी? इसमें लगेगी। इसको 4 बॉन्ड ब्रेक करने हैं हाइड्रोजन के, उसको 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के ब्रेक करने हैं। तो सिंपल सी बात है, यहां ज्यादा एनर्जी दोगे, और ज्यादा एनर्जी दे रहे हो मतलब क्या है, टेम्परेचर दे रहे हो। तो टेम्परेचर ज्यादा दे रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि नेचर ऑफ लिक्विड पे भी वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है? ऐसे डिपेंड करता है। देखो, यदि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है? अट्रैक्शन फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा। ये देखो, तो इसका मतलब हमें यह चेक करना पड़ेगा कि यार किसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, किसका कम है। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, वेपर प्रेशर कम, और वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ये तो मैंने वेपर प्रेशर का रिलेशन लगाया है। बॉइलिंग पॉइंट का इसका अपोजिट, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अब अट्रैक्शन फोर्स का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, दो मॉलिक्यूल के बीच में
अट्रैक्शन फोर्स का ऑर्डर क्या होता है? देखो, दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स का ऑर्डर क्या होता है, इस बात को जरा समझिए सारे लोग। देखो, सबसे बड़ा अट्रैक्शन फोर्स होता है आयन आयन फोर्स। यदि वो आयन फॉर्म कर रहा है तो बहुत बड़ा फोर्स है। फिर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यदि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो और बड़ा फोर्स है। फिर होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल को ही कहा जाता है पोलर पोलर। पोलर मॉलिक्यूल का ही डाइपोल होता है ना, पोलर पोलर। फिर होता है नॉन डाइपोल फोर्स, नॉन पोलर फोर्स, नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल को ही कहा जाता है डिस्पर्सन फोर्स। ये देखो, नॉन पोलर फोर्स, नॉन पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसी को आप लंडन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स बोलते हो। और ये वाला फोर्स जो होता है मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सिर्फ ये वाला, और कोई नहीं, सिर्फ ये वाला। तो देखो ऑर्डर ये है, यदि कोई लिक्विड आयन फॉर्म कर रहा है आपस में तो उसका अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होगा। फिर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, फिर जिसके पास डाइपोल है। डाइपोल होने का मतलब पोलर मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं जिसका डाइपोल मूवमेंट जीरो ना हो, जिसका डाइपोल मूवमेंट जीरो ना हो, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं जिसका डाइपोल मूवमेंट जीरो हो। नॉन पोलर मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं जिसका डाइपोल मूवमेंट जीरो हो। ये देखो, तो सभी बच्चों को यह बात ध्यान रखनी है। हाँ बेटा, बस लास्ट है, लास्ट है, एक 5 मिनट और पढ़ाऊंगा, खत्म हो जाएगा, बस 5 मिनट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये देखो, सारे बच्चे ध्यान दें। जैसे ये मान लो कोई मेरे से कह रहा है, इधर देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो आप लोग। जैसे ये हाइड्रोजन है, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये देखो हाइड्रोजन गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है आपको। किसके साथ? ये हाइड्रोजन गैस है और ये हमारी है, ये लो ऐसे कर देते हैं। अरे यार, एक मिनट रुक जाओ। ये देखो, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट P1 है, ऐसे, ठीक। अब देखो ये गैस कौन सी है, इसको देख लीजिए, ये है हमारी CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका बॉइलिंग पॉइंट P2 है। बॉइलिंग पॉइंट तो टेम्परेचर होगा यार, सॉरी बेटा, बॉइलिंग पॉइंट तो टेम्परेचर होता है। अब मैंने कहा बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? तो देखो हाइड्रोजन गैस तो पोलर है नहीं, ये नॉन पोलर है, और नॉन पोलर का अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होता है। अब CO गैस पोलर है, क्यों? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में है, दो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड है, तो ये पोलर है। अब पोलर गैस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, तो अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो भाई T2 की वैल्यू बड़ी होगी T1 से, T2 की वैल्यू बड़ी होगी T1 से, है कि नहीं? अब आप ये क्वेश्चन का आंसर दे दो, बस क्लास छोड़ देते हैं। कल से राउल्स लॉ चालू होगा, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो सारे लोग, बस फिर क्लास आज की खत्म। यस, सारे लोग ये क्वेश्चन दे दो। अब देखो मेथेन है, मेथेन नॉन पोलर गैस है, इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है,
ये नॉन पोलर गैस है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट होता है क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है। यदि किसी के पास एक लोन पेयर है तो उसका डाइपोल हमेशा होगा। ये पोलर गैस है, ये पोलर गैस है, इसका डाइपोल है। अब फोर्स किसका ज्यादा है पूछा क्या गया है, वेपर प्रेशर ऑफ इतना इतना इज इतना। अब आपको पता है वेपर प्रेशर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम, तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, मीथेन का ज्यादा होगा और SO2 का कम होगा। फोर्स ज्यादा वेपर प्रेशर कम, फोर्स ज्यादा वेपर प्रेशर कम। क्लियर है, सब लोगों को यह बात क्लियर है? तो आज की क्लास इसी जगह पे रोकते हैं और आप सभी बच्चे QHD सीट नंबर 2 करके आइएगा। कल राउट्स लॉ स्टार्ट करेंगे, कल राउट्स लॉ स्टार्ट करेंगे, सभी बच्चे QHD सीट नंबर 2 करके आएंगे। ठीक है, क्या करके आओगे, QHD सीट नंबर 2 जो मैं लिख के दूंगा। अभी मैं इसको लिखूंगा, आप इसको आधे एक घंटे बाद अपलोड कर लीजिएगा, आधे एक घंटे बाद अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन करके आइएगा CHD सीट नंबर 2 के। बाय बाय बच्चों। मेथेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, आयुष केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा। मेथेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। कल बेटा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, आज टाइम हो गया है ना श्रेया, कल एक्सप्लेन कर दूंगा, आज टाइम हो गया। ठीक है, बाय बाय। चलो भाई जाओ मस्ती करो, बायो क्लास करो जाके।